हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 199 और ये मैथ से संबंधित होंगे। तो आज हम मैथ के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेकर आए हैं और इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल बेसिक से और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 29 और एक्स माइनस वाई बराबर 3 है तो 4xy यानी कि 4xy का मान कितना होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो पहले हम कलर ले लेते हैं। ठीक, कलर ले लिए। दिया क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 29 है और एक्स माइनस वाई बराबर 3 है। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर 3 दिया है। यहाँ से अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2xy बराबर इधर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया है कितना, 29। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह हम क्या रखेंगे, 29 रखेंगे माइनस 2xy बराबर 9। तो यहाँ से 2xy को अगर उधर भेज दीजिएगा, इधर माइनस उधर जाता प्लस में, तो उधर अगर 2xy को भेज दीजिएगा बराबर इधर तो 29 है ही, इधर प्लस में 9, इधर आया तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो 2xy बराबर कितना हो जाएगा, 29 में से 9 गया 20 बचेगा। तो यहाँ से देखिए 2xy का वैल्यू 20 आया है। हमको प्रश्न में बोला गया कि 4xy का वैल्यू हमको कितना है वो निकालना है, 2xy का वैल्यू नहीं 4xy का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए 2xy बराबर कितना आया है, 20 यानी 2xy का मान 20 आया है। हमको प्रश्न में बोला गया 4xy का मान। तो यहाँ से अगर हम इसको 2xy को 4xy बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे, जब इधर 2 से गुना करेंगे तो इधर भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ना 2 दूना 4 xy इधर हो जाएगा, इधर 20 दूना 40। तो यहाँ से 4xy का मान कितना आ गया, 40। तो यही 40 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। 40 कैसे आया हम आपको बता दिए। प्रश्न में यहाँ पे दिया गया था एक्स माइनस वाई बराबर 3, तो हम यहाँ एक्स माइनस वाई बराबर 3 दोनों तरफ स्क्वायर किए, तो यहाँ से 2xy का मान निकला। तो 2xy का मान 20 निकला। हमको तो 2xy का मान निकालना नहीं था, हमको तो 4xy का मान निकालना था, इसलिए हम 2xy को 2 से गुना किए। तो इधर से अगर इस पार में 2 से गुना किए तो उस पार में हमको 2 से गुना करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 2xy में 2 से गुना किए तो 4xy हो गया, अब 20 में 2 से गुना किए तो 40 हो गया। तो आप 4xy का वैल्यू निकालना था, तो 4x का वैल्यू कितना निकला गया, 40। आई होप आप ये प्रश्न को समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है ये एवरेज से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पहले पढ़िए, उसके बाद समझिए, उसके बाद ही बनाना है। प्रश्न में बोला गया है कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। याद रखिएगा, क्रमागत है, 9 क्रमागत विषम संख्या का औसत 27 है। यदि 9 विषम संख्या को पिछली और अगली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, यदि इन 9 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना होगा। तो देखिए, याद रखिएगा, हमेशा औसत हमेशा मध्य मान बताता है, बीच का मान बताता है। औसत हमेशा मध्य मान बताता है, बीच का मान बताता है, याद रखिएगा। तो आप वो भी क्रमागत सम संख्या, जिस तरह देखिए हम उदाहरण तौर मतलब एक बेसिक बात बताते हैं आपको, इसको समझिए। अगर 1 2 3 में कहेंगे इसका औसत बोलिए कितना होगा, तो आप कैसे निकालिएगा, सबको जोड़िएगा, 2 1 3 3 6। अब टोटल संख्या कितना है, 1 2 3, 3 से भाग कीजिएगा तब 3 दूना 6, आपका आंसर 2 आ गया ना। तो याद रखिएगा, यहाँ से ये तो आपको बता दिए। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 तीनों का औसत 2 आया। तो हम क्या बोले, अगर संख्या क्रमागत रहे तब जो बीच में आएगा वही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे टोटल संख्या कितना है, 3 है, इधर से 1 इधर से 1, बीच में क्या आया 2, यानी औसत आपका क्या आ गया 2। एवरेज आपका कितना आ गया 2। तो एवरेज हमेशा मध्य मान बताता है, बीच का मान बताता है। कब, जब संख्या क्रमागत रहे, डिफरेंस दोनों के बीच में सेम रहे, है ना। यहाँ का डिफरेंस के एक डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस 1 का है। जब डिफरेंस सेम रहे, क्रमागत संख्या रहे, तब बीच का मान वही औसत बताता है। अब आइए यहाँ पे प्रश्न की ओर। थोड़ा बेसिक बात था जो हम आपको बता दिए। 9 विषम संख्या, जो भी क्रमागत विषम संख्या का औसत 27 है, औसत 27 है, तो 27 औसत है। औसत हमेशा बोले ना मध्य मान बताता, बीच का मान बताता। औसत 27 है तो अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा, 29 होगा, फिर उसके बाद 31 होगा, फिर उसके बाद 33 होगा, फिर उसके बाद 35 होगा। यानी हमको 9 विषम संख्या करा है, तो यहाँ कितना हो गया, इधर 4 हो गया, तो इधर भी 4 होगा ना। तो इससे पहले विषम संख्या क्या होगा, 25, फिर उससे पहले 23, फिर उससे पहले 21,
फिर उससे पहले 19 होगा ना, यानी कि कॉमा दे देते हैं तब पता चलेगा आपको। तो यहाँ से कितना, इधर इधर आपका कितना संख्या 4 है, इधर भी आपको संख्या 4 है, और ये 4 4 8 1 9, तो टोटल 9 संख्या है। तो टोटल 9 संख्या ना, वो संख्या विषम संख्या, वो भी क्रमागत है। देखिए डिफरेंस 2 का, 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 डिफरेंस 2 का। जब डिफरेंस सेम रहे और क्रमागत रहे, तब जो बीच में आएगा जो संख्या वही आपका औसत का है, औसत कहलाएगा। तो यहाँ इधर से भी 4, इधर से भी 4, अब बीच में क्या है 27, तो 27 आपका औसत कहलाएगा, जो कि यहाँ पे 9 क्रमागत विषम संख्या औसत दिया हुआ कितना 27 है। अब प्रश्न में बोला गया है क्या, कि यदि इन 9 विषम संख्या की पिछली और अगली विषम संख्या को भी ऐड कर लिया जाता है, यानी कि इसकी पिछली, यानी 19 से भी पहले विषम संख्या कौन सा होगा, 17 होगा, और उसके बाद 35 के बाद भी विषम संख्या कौन हो जाएगा, 37 हो जाएगा। बोला गया है ना कि पिछली और अगली विषम संख्या को भी ऐड कर लिया जाता है, लेकिन 19 से पीछे कौन सा विषम संख्या होगा, 17 होगा, और 35 के बाद कौन सा होगा अगली, तो 37 होगा। और तब जब ये दोनों संख्या को ऐड कर लेंगे विषम संख्या, तब जो नया औसत होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इधर से संख्या कितना होगा, 1 2 3 4 5, यानी इधर संख्या 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 5, 5 5 10 हो गया। अब बीच में जो आएगा वही आपका बोले ना आंसर है, बीच में तो आखिर 27 ही आ गया ना, इधर से 5 इधर से 5, 5 5 10, अब बीच में ये आ गया। तो बीच वाला मान हमेशा औसत बताता है, तब पर भी इसका आंसर जो होगा औसत होगा 27 होगा। जब इससे पहले जो इधर से 4 था उसका, जब अगली पिछली संख्या नहीं जोड़े थे उस समय औसत 27 था, अगली पिछली जोड़ भी दिए फिर भी आपका आंसर कितना आएगा, 27 ही आएगा। ठीक है, औसत हमेशा मध्यमान बताता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझाने के लिए हम इतना लंबा चौड़ा किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे। और ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं, इसको बेसिक से बनाएगा तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, देख रहे हैं ना। तो इसलिए याद रखिएगा, जितनी बात हम बताएं सबको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी 27। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना है। तो देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा ए मान लेते हैं, एक स्क्वायर बराबर कितना, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 384। तो यहाँ से अगर ए स्क्वायर का वैल्यू निकालिएगा, इधर 6 गुना उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 384/6 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, 6 छाक 36, 36 2 6 चौक 24, 64, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 64। तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो 64 किसका वर्ग होता है, 8 का, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया 8, यानी कि भुजा का मान कितना आ गया 8। जब भुजा का मान 8 आ गया तो यहाँ पे आयतन का आता निकालने के लिए, घन का आयतन क्या था, भुजा क्यू, तो घन का आयतन होता भुजा क्यू, भुजा हम निकाले 8, तो 8 का क्यू कर दीजिएगा, 8 का क्यू कितना होता है 512, 512। तो आपका आंसर हो जाएगा 512 घन सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आसान था, लेकिन हाँ वही आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है। तो यहाँ घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, यहाँ से हम भुजा निकाल लिए। जब भुजा निकल गया तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, विकर निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मेन है भुजा पता होना चाहिए। तो वहीं भुजा पता किया 8, तो यहाँ पे घन का आयतन में फॉर्मूला में बैठा के आंसर निकाल लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और सारे प्रश्न का PDF आपको करिए जिस अड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पर जाके जुड़ जाइएगा, वहीं पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित प्रश्न है, यदि tan थीटा इक्वल 15/8 है, यानी tan थीटा बराबर 15/8 है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान कितना होगा। तो देखिए tan थीटा बराबर कितना है 15/8, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, P/B होता है tan थीटा बराबर। यहाँ से h निकाल लीजिए, अगर यहाँ से h निकालिएगा तो h निकालने क्या करता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर निकालते हैं ना। उससे जिसको ट्रिपलेट याद है तो कर लीजिएगा। ट्रिपलेट 8, एक भुजा 8 है, दूसरा 15, तीसरा 17 होगा ही, क्योंकि 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। जिसको ट्रिपलेट याद है तो वो नहीं निकालेगा ऐसा बेसिक से, लेकिन हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बताते हैं आज कैसे निकालेंगे। तो P का स्क्वायर है, P कितना 15, 15 उसका कितना हो जाएगा 225, प्लस B कितना 8, 8 का स्क्वायर कितना है 64। तो दोनों को जुड़िए कितना हो जाएगा 289, और 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है ना। तो वही निकाले, एक भुजा 8 था, दूसरा 15 था, तीसरा 17 ही होगा। तो एच का वैल्यू कितना आ गया 17, P का 15, B का 8, हम PBH तीनों का मान निकाल लिए। अब प्रश्न बोला गया कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H लंब बटे कर्ण, उसके बाद कोस थीटा बराबर B/H आधार बटे कर्ण। तो P का मान कितना था, P का मान यहाँ 15 था, H का मान निकाले कितना 17,
प्लस में है माइनस में, देख लीजिए प्लस में है, प्लस फिर b का मान कितना है, यहाँ b का मान है 8, s का मान कितना निकाले 17 निकाले, ठीक है। अब जो जोड़िएगा तो इसका एलसीएम 17 आएगा, क्योंकि नीचे सेम है, ऊपर में दोनों जुड़ जाएगा, 15 8 23/17, बस 23/17 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 23/17। आसान था, जिसको ये पता था फॉर्मूला तो उसके लिए आसान है, जिसको पता नहीं है तो उसके लिए थोड़ा कठिन होगा। नेक्स्ट है ये बहुत खतरनाक प्रश्न है। जीवा XY द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री का है। यदि इस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो जीवा XY की लंबाई कितनी होगी। हम यहीं से पता कर 14 14 28 इसका आंसर हो जाएगा। 28 कैसे आया तो उसको देखिए, एक यहाँ से हम सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। सर्कल लिए, यहाँ से कलर ले लेते हैं, सर्कल ले लिए। अब क्या बोला गया है कि जीवा XY द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर, मान लीजिए XY जीवा है, ओ कहाँ से सर्कल आ रहा है, फिर वृत्त के ये जो केंद्र से जा रहा है ना, ये X और Y है, X और Y है, XY है, और XY द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना 180 डिग्री का है, यानी 180 डिग्री का है, ठीक है, वृत्त के केंद्र पर। यदि इस वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो जीवा XY की लंबाई, देखिए XY यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको निकालना है। देखिए ये मान लीजिए सर्कल है, इसकी त्रिज्या यानी त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। त्रिज्या का वैल्यू दे दिया 14, और तब कहता है ये पूरा का वैल्यू नहीं व्यास का वैल्यू, तो त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। जब यहाँ से यहाँ तक 14 तो यहाँ से यहाँ तक भी 14 हो जाएगा ना, तब ना 14 14 पूरा 28 हो जाएगा व्यास, बस वही 28 लिए हमारे यहाँ पे 28 आंसर। त्रिज्या दे दिया 14 तो त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। डायमीटर बराबर क्या होता है 2r, त्रिज्या का दुगुना। यहीं से अगर r निकालेगा तो डायमीटर का आधा हो जाएगा। यहाँ से क्या समझे हम कि त्रिज्या व्यास का आधा होता है, व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। त्रिज्या 14 था तो व्यास 14 दूना 28 हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है ये CI से संबंधित प्रश्न है, कंपाउंड इंटरेस्ट से। एक राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4180 रुपया है। यदि ब्याज की दर 20% है तो राशि कितनी है, यानी मूलधन आपको निकालना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को फॉर्मूला से हमने बताएंगे, P/1 + R/100 का स्क्वायर पर -1, ये वो फलना ढकलना वो सब नहीं करना है, हमको परसेंट से ही निकालना है। परसेंटेज है रेट से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट से कैसे निकालते हैं, मूलधन, मिश्रधन और ब्याज, रेट से कैसे निकालते हैं वो आप सीखिए। तो रेट कितना दिया हुआ है 20%, तो यहाँ से हम लिखते हैं आराम से, बिल्कुल समझिए। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 20/100 लिख सकते हैं ना। काटिएगा तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5 लिख सकते हैं। 20% को 1/5 लिख सकते हैं। तो देखिए 1/5, यहीं से मेन खेला शुरू होगा। 1/5 तो देखिए 5 में 1 का ब्याज, 5 रुपये में 1 का ब्याज, तो कितना होगा इसका मिश्रधन 6 हो जाएगा तब। अब /5 याद रखिए, ऊपर में जो आता है वो आपको अमाउंट आता है मिश्रधन, नीचे जो भी आएगा वो प्रिंसिपल आएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आपका आएगा क्या, ब्याज आएगा CI। इन दोनों का डिफरेंस, ऊपर और नीचे वाला का डिफरेंस वो ब्याज आ जाएगा। ऊपर में क्या आएगा अमाउंट, नीचे प्रिंसिपल, दोनों का डिफरेंस ब्याज। तो यानी कि यहाँ पे अमाउंट 6 है, प्रिंसिपल कितना है 5 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 6 और 5 का डिफरेंस कितना होगा 1, यानी कि ब्याज जो होगा ब्याज 1 होगा, तब ब्याज 1 ही होगा। बस इसको समझना पड़ेगा। अब प्रश्न में जो दिया है उसको देखिए। प्रश्न में दिया क्या दिया हुआ है 4180 रुपया दिया, ब्याज दिया हुआ। यानी जो 4180 दिया है ये किसका वैल्यू दिया हुआ, किसका मान दिया हुआ है, ब्याज का। तो ब्याज का यूनिट में कितना मान है देख लीजिए, ब्याज का यूनिट में कितना मान है 1 है, ब्याज का यूनिट में मान कितना है 1 है, तो यहाँ यानी 1, तो 4180 1 यूनिट का वैल्यू है। हमको निकालना किसका है, हमको निकालना क्या है, निकालना हमको राशि यानी मूलधन निकालना है। मूलधन का कितना मान है 5 है, तो 5 का मान हमको निकालना है। बस 5 से गुना कीजिए इसको, कितना 0 × 5 0, 8 5 40 का 0, 4 हासिल, 5 × 5 4 9, 5 कहाँ गलती क्यों हुआ, रुकिए। देखिए गलती यहाँ पे हुआ है, यहाँ 2 वर्ष का था ना, समय कहाँ लिया हम, 2 वर्ष का था तो इन दोनों का स्क्वायर करते हैं हम। रुकिए इसको फिर से बनाते, रुकिए इसको डिलीट कर देते हैं। इसको हटा देते हैं, है ना। समय था 2 वर्ष का ना, स्क्वायर करना था ना। फिर से समझिए, आप ही लोग के लिए अच्छा होगा। 20% है, देखिए फिर से रेट 20% है। 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, यानी कि नीचे 5 है, 5 में 1 का ब्याज, 1/5 है ना, तो 5 में 1 का ब्याज तो 6 आ जाएगा ऊपर में।
तो समय देखिए 2 वर्ष का रहा, 2 वर्ष का आएगा तो दोनों का स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष का आता तो दोनों का क्यूब कर देते, 4 वर्ष का आता तो दोनों का क्या पावर 4 कर देते। 2 वर्ष समय इसलिए दोनों का स्क्वायर किए, तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, यानी ये आप 36 आपका अमाउंट आ गया, 25 आपका प्रिंसिपल आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा CI, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा CI। तो CI इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 36 में 25 गया कितना, 25 है 5, 30 है 6, यानी 11। CI 11 आ जाएगा, अमाउंट 36, प्रिंसिपल 25 है। अब बनाइए, अब दिया क्या है 4180 ब्याज दिया हुआ है, यानी 4180 ब्याज दिया हुआ, किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ये किसका है, यहाँ ब्याज का 11, यानी 11 का वैल्यू दिया हुआ है। ये हमको निकालना क्या, प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना, मूलधन कितना 25 है, तो 25 का वैल्यू हमको निकालना है। बस इसको सॉल्व कीजिए, 11 तिया 33, 8 11 8 88 0, यानी कि 380 गुना 25 कीजिए, कितना आ जाएगा, 380 गुना 25 कीजिए, तो यहाँ कर देते हैं 380 गुना 25, पहले 38 गुना 25 कर दिए, बाद में 0 बैठा दीजिएगा। 8 पंचे 40, 4 8 पंचे 40, 4 5 15, 4 19, 8 2 16, 3 2 6 1 7, 9 6 15, 7 1 8 1 9, 950, 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 9500 रुपये आ जाएगा। यहाँ उसे भी गिनेगा 25 0 0 जगह 25 8 200 0 हासिल 20, 25 75 75 20 95, तो ये 9500 रुपये आपका आ जाएगा क्या, मूलधन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 9500 रुपया। बस यही आपको समझना था, यहाँ समय 2 था इसलिए हम दोनों का स्क्वायर किए, और तब ऊपर में जो आएगा वो आपका अमाउंट आएगा 36, नीचे आएगा प्रिंसिपल, दोनों का डिफरेंस जो आया 11, वो आपका ब्याज आ जाएगा। बस यहाँ 4180 दिया था, 11 का वैल्यू, आपको किसका वैल्यू निकालना था, 25 का वैल्यू निकालना था। नेक्स्ट है, 2 ट्रेन, एक 125 मीटर और दूसरी 375 मीटर लंबी समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में क्रमशः 81 किलोमीटर प्रति घंटा और 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, बस समय निकालना है, दूरी चाल दिया हुआ है। और याद रखिएगा, जो ट्रेन है विपरीत दिशा में चल रही है, जब ट्रेन विपरीत दिशा में चलेगी, यानी एक ट्रेन मान ली इधर से जा रही है, एक ट्रेन मान ली इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, विपरीत दिशा में, तब चाल होगा जो चाल, स्पीड जुड़ेगा, दूरी भी तो अपना केवल वो दोनों अपना अपना दूरी तय करेंगे, दूरी भी क्या होगा, दोनों का दूरी जुड़ेगा। जब विपरीत दिशा में जाएगा, ट्रेन मान ली ट्रेन इधर जा रही है और दूसरा भी ट्रेन इधर जा रही है, तब चाल जो होगा, चाल वो घटेगा, सापेक्षी चाल घटेगा, दोनों का डिफरेंस। और दूरी भी क्या होगा, वो उसका दूरी तय कर लगा, वो भी घटेगा, याद रखिएगा, दूरी भी, इसको याद रखना है आपको, इसको तो याद रखने हैं। अब प्रश्न में आइए, प्रश्न में क्या कहा कि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में है, तो दोनों का दूरी लंबाई जो हुई उसका ओरिजिनल डिस्टेंस होगा, दोनों का लंबाई जुट जाएगा, यानी कि समय हमको निकालना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। एक ट्रेन की दूरी कितना है, लंबाई है कितना, 125 और 375, एक ट्रेन की लंबाई है 125 और दूसरा 375, ये दोनों जुट के टोटल दूरी आ जाएगा। और चाल जो है, चाल भी क्या जुटेगा, क्योंकि विपरीत दिशा में है, 81 और 63, 81 और 63, तो जुड़िएगा तो ऊपर 5 5 10, 7 2 9 10, 3 1 4 1 5 500 बट्टे 3 1 4 814, ये 144 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलिए, क्योंकि दूरी जो मीटर में है ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में क्या 5 बटा 18 गुना करना पड़ता है। तो 18 से 18 8 44 से, अब 5 से काटिएगा तो इसको कितना बार में, 100 बार में, 100 बार में कटेगा। और उसके बाद फिर यहाँ 8 से काटिए तो कितना, 8 को 100 के 12 8 96, 12 8 96, 4 8 5 40, यानी 12.5 आ जाएगा। तो समय कितना लगेगा, 12.5, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बस याद रखना, जब विपरीत दिशा में आएगा ना तो चाल जुटेगा, उसके बाद जब सेम दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा। जब विपरीत दिशा में आ रहा तो दोनों का लंबाई जुट के वही उसका ओरिजिनल डिस्टेंस हो गया दूरी, और फिर दोनों का चाल भी जोड़ दिए, और चाल था किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदले तो 5 बटा 18 से गुना किए, तो काट कूट करके आंसर निकाल लिए। नेक्स्ट है 3 संख्या 2:3:5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल 9800 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो देखिए 3 संख्या है, 2:3:5 में है, यहाँ x मान लेते हैं,
ठीक है, क्योंकि अनुपात में x माइनस उसका वैल्यू पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तब कहता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग दिया है 9800, सबसे छोटी 2x, सबसे बड़ी 5x, यानी दोनों का योग दिया हुआ कितना 9800। तो 5 2 7 x बराबर 9800। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो 14 7 98, 14 बार में, यानी कि x का वैल्यू 1400 आ गया, x का वैल्यू 1400 आ गया। अब प्रश्न में बोला गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का बीच का अंतर। सबसे बड़ी संख्या 5x है, सबसे छोटी संख्या 2x है। तो 5x में 2x, इन दोनों का अंतर कितना है, 5x 2x का अंतर कितना 3x है। तो x का वैल्यू 1400 है, तो 3x का वैल्यू 3 गुना 1400 हो जाएगा, 14 तिया 4200 हो जाएगा, 4200 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझे का ना समझे? यहाँ छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग दिया हुआ था 9800, तो यहाँ से x का मान निकालिए 1400, x का मान 1400 निकालिए। अब प्रश्न में बोला गया कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर, डिफरेंस। तो यहाँ सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का डिफरेंस कितना है, 3x का है। तो x का वैल्यू 1400, 3x का वैल्यू 14 4200, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है, एक विद्यालय में लड़कियों और लड़कों का औसत भार 30 kg और 36 kg है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दोगुनी है तो विद्यालय के सभी छात्रों की औसत भार कितनी है, सभी विद्यार्थियों औसत भार। देखिए यहाँ कंडीशन लगा दिया है, हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला गया, कंडीशन यहाँ लगा दिया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दोगुनी है, यानी कि जो लड़की है रे बाबा, लड़की जो है वो लड़का का दोगुनी है, लड़का का दोगुनी है। लड़का एक तो लड़की दो, तब ना लड़की लड़का का दोगुना, लड़का एक तो लड़की दो, हो गया। अब यहाँ देखिए लड़कियों और लड़कों का औसत, इन लड़की का औसत 30 है, लड़का का औसत 36 है। तो ये तो लड़की का संख्या में मतलब आ गया ना यूनिट में मान, तो यानी कि औसत कितना है, लड़की का 30 है। 30 गुना अगर 2 कीजिएगा तो लड़की का योग आ जाएगा 60। फिर लड़का का औसत 36 है, तो 1 गुना जब 36 कीजिएगा तो 36 से कम 36, ये लड़का का योग आ जाएगा, है ना। लड़की का टोटल कितना है 60 kg, लड़का का 36 kg। अब दोनों का अगर जोड़ देंगे तब ये जो आएगा, ये टोटल क्लास का आ जाएगा, टोटल विद्यालय का आ जाएगा, लड़का लड़की मिला के औसत कुल योग आ जाएगा। 60 और 36 को अगर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 96। ये 96 kg पूरे विद्यालय के लड़की और लड़का का योग आ गया भार का। अब आपको औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं को 1 संख्याओं की संख्या। तो योग तो हमको पता चल गया 96, और संख्या कितना है, लड़का का यूनिट में मान कितना है 2 है, और लड़की का 1 है, तो 2 1 3, तो 3 से भाग कर दीजिए, 32 या 96, तो 32 kg औसत आ जाएगा पूरे विद्यालय के छात्रों का औसत भार। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 32 kg। ठीक है, बस ऐसे ही करना था आपको। कंडीशन तो यहाँ लगा दिया था, लड़की की संख्या लड़का का दोगुनी है, तो लड़का का 1 तो लड़की की 2, लड़का का औसत था 30, लड़की का औसत 30 था, तो यहाँ 2 को 30 से गुना किया 60 आ गया लड़की का कुल भार। और लड़का का औसत 36 था, तो 36 गुना 1 कीजिए तो लड़का का टोटल भार आ गया 36, और 60 और 36 दोनों को ऐड कीजिए तो 96 आ जाएगा। ये 96 जो है ना पूरे विद्यालय के लड़का और लड़की के भार का योग आ गया 96। हमको औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। एवरेज बराबर होता है संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं के योग 96 पता चल गया। आप लोग को संख्या कितना है, लड़की का 2, लड़का के 1, 2 1 3, तो 3 से भाग कर दिए, कितना आ गया 32 आ गया। नेक्स्ट है, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है। ठीक है, जैसे बोला गया प्रश्न में, राइट एंगल ट्रायंगल नाम है PQR। PQ 5 है, QR 12 है, तो ये ऑटोमेटिक तरह हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान निकालना है cot P माइनस tan R का। cot P माइनस tan R, तो cot बराबर क्या होता है B/P, पहले जो होता है लिख देते B/P होता है, माइनस tan बराबर क्या होता है P/B होता है, ये होता है। अब देखिए B/P निकालना है, यहाँ से BP का नहीं कर दीजिएगा, क्योंकि आप cot P बोल दिया है। cot P यानी कि ये इस एंगल से देखिएगा, P वाला एंगल से, तो इसका सामने वाला ये लंब हो जाएगा। तब वैसे तो ये लंब है, जब एंगल 90 डिग्री का है, तो ये cot P ये वाला एंगल से देखिएगा, तो सामने वाला जो ये होगा ये लंब होगा, ये आधार होगा, यानी कि ये P मान होगा, ये B होगा, और ये H होगा। तो आपको पहले वाला में क्या निकालना है, B/P निकालना है। तो B ये 5 हो जाएगा, और P हो जाएगा 12, यानी यहाँ से 5/12 हो जाएगा, माइनस P/B है। P/B है जब tan R में, जब R को एंगल मानेंगे यहाँ पे कोण R को, तब इसका सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, यानी 5 तब लंब हो जाएगा P का वैल्यू, अब B का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो वही P/B है, यानी 5/12, तो 5 में 12 गया, 5 में 12 गया, कितना 0 बच जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 0।
तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यही प्रश्न था, इसी को समझना था। ठीक है, किस एंगल से देखते हैं, जैसे आर एंगल से देखें तो इसका सामने वाला लंब हो जाएगा, ये इसका जो होगा इसे जो लगा सटा हुआ ये बेस कहलाएगा। जब पी एंगल से देखेंगे तो ये सामने वाला लंब कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस कहलाएगा। ठीक है, ये तो हाइपोटेनस है, ये है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस इन तक था, सारे प्रश्न को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सदा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।